हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आज आ चुके हैं पीओसी सेकंड के यूनिट सेकंड में जो एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि 2 वीडियो पर ये एरोमेटिक एसिड्स जो है चैप्टर उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले एरोमेटिक एसिड हैं क्या, तो उनके इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आर दोज कंपाउंड हु कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन बेंजीन रिंग आर टर्म्ड एज एरोमेटिक एसिड। मतलब क्या चीज़ है कि जो बेंजीन रिंग है वहाँ पर जो हम लोग H को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पर COOH लगा रहे हैं, तो वहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो एरोमेटिक एसिड्स बन रहा है। यही चीज़ तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताई गई है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो एरोमेटिक एसिड्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक एरोमेटिक एसिड इस प्रकार से होते हैं जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं ऐसे एरोमेटिक एसिड जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट टाइप कहलाते हैं। और दूसरा टाइप क्या होता है, ऐसे एरोमेटिक एसिड जो डायरेक्ट बेंजीन से ना अटैच हो करके किसी एडिफैटिक रिंग से अटैच होते हैं, वो उस प्रकार के जो एरोमेटिक एसिड होते हैं वो सेकेंड टाइप होते हैं। तो इनके 2 टाइप होते हैं। आई होप आप लोग ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे। देखो, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया है बेंजोइक एसिड। और वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर CH2 और COOH जुड़ा हुआ है। तो देखो, जो नंबरिंग शुरू हो जाएगी वो यहाँ से इस प्रकार शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा फेनिल, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए एसिटिक एसिड का जो नामकरण है वो आ जा रहा है या नॉमेनक्लेचर आ जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड। इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें गाइस, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेंजीन, और बेंजीन में जैसे ही हम लोग यहाँ पर COOH अटैच करेंगे तो यहाँ से एक H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इसका जो नाम आ जाएगा वो बेंजोइक एसिड के नाम से इसको यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 2 टाइप को ले लिया है। तो जो पहला टाइप है वो क्या है, हु डायरेक्ट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन इट और COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, या एरोमेटिक रिंग पर जब COOH जल्द आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप हो जाएगा। उसमें इसका एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। और दूसरे एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने फिनाइल एसिटिक एसिड का लिया था, उसको अभी आप लोग देख चुके हैं। अब अगर एसिडिटी की बात करें इनकी, तो एरोमेटिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। किससे? एलिफैटिक एसिड से। क्यों होते हैं इस प्रकार से? देखो, होता क्या है कि एरोमेटिक एसिड में क्या हो जाता है, रेजोनेंस आ जाते हैं। तो रेजोनेंस आ जाने के कारण जो स्ट्रक्चर हैं, जो संभावित स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो इस एरोमेटिक एसिड्स हैं वो स्लाइटली मोर एसिडिक दैन एलिफैटिक एसिड हो जाएंगे। फिर उसके अगर आगे बात करें तो जो एरोमेटिक एसिड्स हैं आर सॉलिड एंड कांट बी इजीली डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर। तो जो एरोमेटिक एसिड हैं वो कैसे हैं, वो सॉलिड हैं और वह जो है वो कोल्ड वाटर पे इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो देखिए, अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर हम लोग बहुत बार से पढ़ रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर में देखो, बेंजोइक एसिड का नाम तो आपको आता ही आता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इसी नेफ्थलीन पे जब COOH हम लोग लगा देंगे तो वह नेफ्थलीन न रह करके फंक्शनल ग्रुप COOH के कारण आ जाएगा नेफ्थाओइक एसिड आ जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम आ जाने वाला है। तो मतलब नेफ्थलीन से क्या हो जा रहा है, नेफ्थाओइक एसिड यहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब देखो, अब COOH ग्रुप कैसा है, COOH जो ग्रुप है वो HD ग्रुप है। तो जो प्रेफरेंस देगा वो कहाँ पर देगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए, जो आर्थो मेटा पैरा प्रेफिक्सेस आर यूज टू नेम सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, मतलब जो बेंजोइक एसिड यहाँ पर बन रहा है वहाँ पर हम लोग आर्थो मेटा पैरा प्रेफिक्स का क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर नंबरिंग क्या करते हैं, नंबरिंग को देख लेते हैं, या नॉमेनक्लेचर क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर देखो, किसी भी कंपाउंड का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग उस कंपाउंड के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं। तो जब हम लोग उन कंपाउंड के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो COOH जब किसी भी रिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये COOH जो इसकी फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन है या पीरियोडिटी की बात करें तो नंबर 1 पे लगभग आ रही है।
तो इस हिसाब से जो नंबरिंग शुरू होगी वहाँ शुरू होगी, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। या इसको आप लोग क्या कह सकते हो, इसको 1 2 ही कह सकते हो, या इसको आर्थो पोजीशन भी कह सकते हो। तो आप इसको चाहे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह दो, या इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हो। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कॉमन नेम वगैरह। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक अलग स्ट्रक्चर आ गया है। यहाँ पर बेंजोइक एसिड तो है ही है, उसके बाद यहाँ पर NH2 ग्रुप मतलब एक अमीन ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। तो अब ये अमीन ग्रुप क्या करेगा, इस जो बेंजीन रिंग का नाम है उसमें क्या करेगा, कुछ सारे चेंजेस लाएगा। तो अगर बात करें तो ये आर्थो पोजीशन पर है, ये भी आर्थो पोजीशन पर है। तो ये आर्थो पोजीशन पर है तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। और इसका अगर कॉमन नेम की हम लोग बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाता है एंथ्रानिलिक एसिड। इस नाम से इसका नाम आ जा रहा है। उसी प्रकार बहुत सारे नाम हैं, आपको वीडियो को रोक करके ये सारे नाम अपने कॉपी में लिख लेने हैं, जिसका अगर मन चाहता है तो, अगर नहीं चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से सारे स्ट्रक्चर हैं, आपको वीडियो रोकनी है और वीडियो रोकने के बाद आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पर आगे जो चीज़ें आ गई हैं वो क्या चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, उसके पहले जानने के पहले यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक क्या दिया है, एक बेंजीन ली है, उस पर एक COOH ग्रुप है और उस पर यहाँ पर क्या है COCl कुछ इस प्रकार से कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है 4-क्लोरोफॉर्मिल बेंजोइक एसिड। अब इसका नाम इस प्रकार से क्यों आ जा रहा है, देखो COOH ग्रुप है तो जो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ शुरू होगी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 4th पोजीशन पर COCl जुड़ा हुआ है तो 4, और 4th पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 4 क्लोरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा C, अगर यहाँ पर बात करें H होता तो CHO हो जा रहा है ना, मतलब क्या हो जा रहा है, वहाँ पर एल्डिहाइड हो जा रहा है। और वह एल्डिहाइड जब क्या होगा आगे आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मिल लिख देंगे। तो 4-क्लोरोफॉर्मिल, और ये पूरा क्या है बेंजोइक एसिड है तो इसको नाम हम लोग बेंजोइक एसिड रख देते हैं। या इसी को आप लोग पैरा क्लोरोफॉर्मिल बेंजोइक एसिड भी आप लोग इसको कह सकते हो। तो देखिए इसके कई सारे नाम हैं, इन सारे नामों को आपको क्या करना है, वीडियो रोक करके देख लेना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ दी गई है वो क्या है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है हम लोग उनको साधारणतः किन तरीक़ों से बना सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग बेंजोइक एसिड जो बन रही है उसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन ली गई है वहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन ली गई है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन में जनरली होता है जब किसी भी कोई कंपाउंड आता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन। तो ये आपका टॉल्यूइन है, और टॉल्यूइन का जब हम लोग क्या करें K2Cr2O7 की प्रेजेंस होगी या K2Cr2O7 वहाँ पर लिया जाएगा और वहाँ पर H+ यानी या हम लोग कह दें HCl भी वहाँ पर की प्रेजेंस हो जाएगी और थोड़ा सा हीट देंगे तो वहाँ पर क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड हम लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार अब देखो अगर इसकी बात करें तो ये क्या था, एल्किल ग्रुप था। तो एल्किल ग्रुप का भी जो ऑक्सीडेशन है K2Cr2O7 की प्रेजेंस में वो क्या बन रहा है, COOH बन रहा है। ये देखिए C2H5OH है, एल्कोहल है, तो बेंजीन रिंग पर एल्कोहल लगा हुआ है। तो एल्कोहल जब लगा हुआ है तो ये भी कैसा हो जा रहा है, COOH ग्रुप के रूप में यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन रहा है। अगर यहाँ पर बात करें देखो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो बेंजीन के ऊपर साइक्लोप्रोपेन बन रहा है और यहाँ पर एल्केन है, ये साइक्लोएल्केन है। तो साइक्लोएल्केन का भी ऑक्सीडेशन के बाद हम लोगों को बेंजोइक एसिड मिल रहा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी ये क्या है, नॉर्मल एल्केन है। नॉर्मल एल्केन का भी हम लोग अगर K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। तो इस प्रकार से कई सारी रिएक्शंस हैं जो इस प्रकार लिखी हुई हैं, तो उनको आपको इसी प्रकार से याद करना है। तो अगर देखा जाए तो सबसे सरल बात यह है कि हम लोग कुछ भी चीज़ ले लेंगे और वहाँ पर K2Cr2O7 की रिएक्शन करवाएंगे उससे या उससे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और जो वहाँ पर प्रेजेंस है या उपस्थिति है वो HCl की ले लेंगे और हल्का सा टेम्परेचर दे देंगे। तो जितने भी सारे कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो एरोमेटिक एसिड है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे।
अब देखो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, तो नोट में क्या बताया गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग ईट्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ ग्रुप्स हम लोग ले रहे हैं, अगर वो बेंजीन की साइड रिंग पर आ रहे हैं या बेंजीन पर जो अटैच हो रहे हैं आकर के, तो वो क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग K2Cr2O7 से उनका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? बिकॉज बेंजीन पोसेसेस स्टेबिलिटी अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो बेंजीन होती है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पर देखो पहले ये समझ लो, बिकॉज बेंजीन पोसेसेस स्टेबिलिटी अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो बेंजीन है वो क्या होगी, वो खुद रिएक्शन नहीं करेगी, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगी, क्योंकि वो उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है या वो उसके अंदर ऐसी स्टेबिलिटी होती है जो क्या करती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो जो बेंजीन से जुड़े हुए कुछ कंपाउंड हैं उन पर क्या होगा, उन पर ही केवल वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर देखो यहाँ पर एक चीज़ अलग दी गई है, वो चीज़ क्या है कि एल्कलाइन KMnO4 कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ये एल्कलाइन KMnO4 है वो भी कैसा है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो एजेंट हैं उनको हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मगर आपकी बुक में ये दो ही प्रकार से दिया गया था, तो हमने दो ही प्रकार से बता दिया है। अगर आपको पेपर में लिखना है ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सारी जो 6 रिएक्शंस हैं या 7 रिएक्शंस हैं उनमें से कोई एक रिएक्शन उठा करके आप उसी K2Cr2O7 से रिएक्शन करवा सकते हो और यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनवा सकते हो। अगर हम लोग बात करें पेज भरने की, तो आप यहाँ से 2-3 रिएक्शन उसको पुट कर सकते हो, क्योंकि सारी रिएक्शन सरल है। चाहे आप एल्केन बनाएं, चाहे आप मेथेन बनाएं, चाहे आप प्रोपेन ले लें, चाहे आप एल्किल ग्रुप ले लें, चाहे आप एल्कोहल ले लें, चाहे आप साइक्लोप्रोपेन ले लें, चाहे आप इथाइलिन ले लें, कुछ भी ले लें, उनका जब K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर बेंजोइक एसिड ही हम लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत सारे रिएक्शन होने वाली है। अब अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें, तो दूसरी रिएक्शन यहाँ पर दी गई है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हैलोफॉर्म मतलब हैलोजन के कुछ फॉर्म बनेंगे वहाँ पर, उनसे रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि देखो यहाँ पर क्या लिया गया है, CH3, फिर बेंजीन लिया गया है, फिर C डबल बॉन्ड और फिर CH3 लिया गया है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिया गया है। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH और I2 की प्रेजेंस में, जब थोड़ा सा हीट लेंगे तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का क्या हो रहा है, एनालॉग मिल रहा है, या हम लोग कहें ये भी तो एरोमेटिक एसिड है, तो कुछ इस प्रकार से एरोमेटिक एसिड मिल जा रहा है। तो अगर बात करें इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन को अभी आप लोग न याद करें क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन है। तो आप क्या करें, हम लोगों ने इसके आगे कई सारी रिएक्शन डिस्कस की हैं, तो आप उन रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या किया है, बेंजोइक एसिड को बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है, जो उसकी बात क्या है, उसकी बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लोगों को क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, COOH ग्रुप है, इसलिए जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या बताई गई है कि जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पोलर इन नेचर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोलर कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ा हुआ है और उसके साथ में पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके कारण क्या होते हैं, एरोमेटिक एसिड पोलर होते हैं। फिर उसके बाद COOH ग्रुप है, तो COOH ग्रुप है तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोगों को। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन आता है या नाइट्रोजन आता है या फ्लोरीन आता है तो उनके साथ मिलकर के क्या बनाता है, उनके साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो जब वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होने वाले हैं, वो बढ़ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में वहाँ पर बात की गई है। फिर अब इसकी देखो जो जनरल रिएक्शंस हैं, तो जनरल रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं बेंजोइक एसिड क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। तो मतलब कि जो ये बेंजोइक एसिड है या एरोमेटिक एसिड है वो किस प्रकार से किन्हीं दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत ही सरल चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बेंजोइक एसिड है कि नहीं है,
तो ये बेंजोइक एसिड यहाँ पर दिया गया है। तो जब ये बेंजोइक एसिड यहाँ पर दिया गया है, जब इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाएंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से बेंजीन के बाद COCl कुछ इस प्रकार से वहाँ पर स्ट्रक्चर बनने वाला है। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से क्या होगा गाइस, यहाँ से OH यह रिमूव हो जाएगा और ये OH यहाँ यह O और H दोनों रिमूव हो गए। ये एक O इस SO के साथ जुड़ करके SO2 बनाएगा और ये एक H इस एक Cl के साथ जुड़ के HCl बनाएगा और ये बचा हुआ Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो वही क्या बन जाएगा, वहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब बेंजोइक एसिड का साल्ट हो जाएगा। कैसा साल्ट हो जाएगा, क्लोरीन साल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी भाई को या बहन को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको तुरंत कमेंट करना है, हम उसके सारे डाउट अपने शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको कंफर्म करा देंगे। क्योंकि अगर आप लोग हम लोगों को बताएंगे कि सर हमें साल्ट फॉर्मेशन समझ में नहीं आया है केमिकल रिएक्शंस में, तो हम सारे जो कमेंट्स हैं उनको एक दिन उनके सारे शॉर्ट्स बना कर डाल देंगे। तो उनमें पर्टिकुलर उन शॉर्ट्स पे उन्हीं चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा। फिर देखो यहाँ पर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने किससे करवाई है, अल्कोहल से करवाई हुई है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये H यहाँ से निकलेगा और ये OH यहाँ से निकलेगा। तो जब ये HOH कुछ इस प्रकार से निकलेगा तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और वाटर के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इस तरीके से चीज़ें बनने वाली हैं, मतलब बेंजीन के बाद COO और OCH3 इस प्रकार से बनने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्या ईस्टर हो सकता है क्या, तो आप लोग इसको क्वेश्चन बताएंगे कि यह ईस्टर है या नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन बेस से करवा दें तो देखो भैया ये भी बेस है, ये भी बेसिक नेचर है, इसका भी बेसिक नेचर है, ठीक है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, साल्ट बनता है कि नहीं बनता, तो वही चीज़ें तो यहाँ पर भी बन रही हैं ना। तो देखो यहाँ पर भी ये बेंजोइक एसिड लिया है हम लोगों ने, जब इसकी क्या किया है, बेस से रिएक्शन करवाई है तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो NaO है वो इसके साथ अटैच होगा और वहाँ से OH क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये OH माइनस और H+ मिलके H2O बनाएंगे और ये निगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो बेंजीन COONA मतलब सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या नाम आ रहा है, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम ये सोडियम हो गया और इसका नाम हो गया बेंजोएट, ठीक है। तो इतना इस प्रकार से इसका नाम आने वाला है। तो देखो यहाँ पर पहली जो केमिकल रिएक्शन है हम लोगों ने साल्ट फॉर्मेशन पढ़ ली है। तो यहाँ पर अगर सरल रिएक्शन की बात करें तो सरल रिएक्शन ये वाली होने वाली है, तो आपको पेपर में ये वाली रिएक्शन अपने लिखनी है। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन हो जाती है क्या, रिडक्शन। तो हम लोग देखो भाई पढ़ ही चुके हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर ऑक्सीजन है, और मेनली किस प्रकार के ऑक्सीजन में अटैच होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो अब ये रिडक्शन होने वाला है वो किस प्रकार से होगा, तो ये जो रिडक्शन होने वाला है वो LiAlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हम लोग कहें मेटल हाइड्राइड की प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। या हम लोग कहें प्राइमरी एल्कोहल भी हम लोग ले लेंगे वहाँ पर एल्कली की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर भी क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। कैटालिटिक वहाँ पर रिडक्शन भी होता है, मतलब कई प्रकार से रिडक्शन होता है दोस्तों। रिडक्शन 5-6 प्रकार से होता है। तो अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम लोग कई सारे वीडियो आपको रिडक्शन वाले बता देंगे। तो देखो अगर रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लिया है, यहाँ पर देखो बेंजीन है, COOH है, मतलब एरोमेटिक एसिड है, या इसको आप बेंजोइक एसिड कह सकते हो। जब इसकी LiAlH4 से रिएक्शन करवा दो या यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, इन दो में से कोई एक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फेनिल मेथनॉल हो जाएगा, इसको कह दो, या आप लोग इसका नाम बताने वाले हैं गाइस, तो इसको टॉलवॉल भी कह सकते हैं, कई सारे नाम हैं इसके, आपको नाम हमको बताना है। तो ये सेकंड रिएक्शन हो गई दोस्तों। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन रिपीट हो रही है कि देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर COOH है, इसको हम लोग कहते हैं पैराटॉलुइक एसिड। अब देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने LiAlH4 लिया हुआ है तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O वाला O जो है ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो देखो सेम स्ट्रक्चर वही सारा है, मगर जहाँ पर ऑक्सीजन था उसकी जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को यहाँ पर ला दिया है। तो अगर नाम की बात करें तो यहाँ पर रिडक्शन के बाद नाम पैराटॉलुइक एसिड से बदल करके
पैरा मेथाइल बेंजिल एल्कोहल बन गया है। बेंजिल एल्कोहल क्यों बन गया है? क्योंकि बेंजीन पर जब CH2 जुड़ जाता है तो ये पूरा कंपाउंड हो जाता है बेंजिल। और बेंजिल के बाद यहाँ पर OH है तो OH वो होता है एल्कोहल, तो इसको नाम हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड ऐसा होता है, हमने ये आपको समझने के लिए बताया हुआ है। और यहाँ पर ये देखो बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं टॉल्यूइन। और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अगर CH3 और COOH दोनों आ जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं पैरा टॉल्यूइक एसिड। तो इसको क्या कहते हैं? ये देखो बेंजोइक एसिड है, यानी यहाँ से आइक एसिड लिया, यानी ओइक एसिड यहाँ से निकालेंगे, बेंजोइक एसिड से ओइक एसिड, और टॉल्यूइन से टोलू निकालेंगे तो टॉलुओइक एसिड इसमें आ जाएगा या टॉलुइक एसिड आ जाएगा, इस प्रकार से नाम आ जाएगा। अब देखो ये पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है इसलिए पैरा टॉलुइक एसिड आ जाएगा, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं 1 2 3 4 यानी 4 टॉलुइक एसिड भी इसको कह सकते हैं, या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 4 मेथिल और इसको बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। जो भी आप लोग इसका नाम रखना चाहें रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक जो नोट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन जो है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो शायद ये ब्रिज रिएक्शन है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्कली मेटल्स इन ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एमोनिया, मतलब जो एल्कली मेटल क्या होते हैं, जैसे Na होता है, Li होते हैं, ये सारे एल्कली मेटल होते हैं। तो जब हम लोग इनका लिक्विड एमोनिया से के प्रेजेंस में और वहाँ पर एल्कोहल होती है तब रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वहाँ पर चीज़ें क्या मिलने वाली हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रिडक्शन था दोस्तों वो रिडक्शन ही है। तो जो ये ब्रिज रिएक्शन है यहाँ पर भी रिडक्शन होगा, मगर यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो इस प्रकार से रिडक्शन होगा, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप लोग तीसरी रिएक्शन नोट कर सकते हैं। ये नेम रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कभी कभी पेपर में 2 नंबर पूछ देते हैं कि ब्रिज रिएक्शन क्या है। तो ब्रिज रिएक्शन में देखो एल्कली मेटल यानी Na ले लेते हैं हम लोगों ने एल्कली मेटल के तौर पर, एल्कोहल ले लिया और अमोनिया की क्या ले लिया है, प्रेजेंस ले लिया है। तो जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे तो जो बेंजीन रिंग पर क्या होने वाला है, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। तो बेंजीन रिंग पर रिडक्शन होगा तो यानी यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का जो अटैचमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, बेंजीन रिंग पर होगा। तो जब बेंजीन रिंग पर होगा तो यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड थे, वो 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर 2 बॉन्ड बचेंगे। अब यही 2 बॉन्ड जो बचे हैं यहाँ पर, वो जो 2 बॉन्ड टूटे थे उनकी जगह क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये जो इसका फार्मूला C6H6COOH था, अब वही फार्मूला C6H8COOH हो जा रहा है। तो देखो रिडक्शन में हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, C6 से C8 हो जा रहा है। अगर इसके नाम की बात करें तो देखो दूसरी और 5वीं पोजीशन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2,5। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, फिर 6 कार्बन है तो हेक्स, और डाई मतलब दो है ना डबल बॉन्ड, तो डाई और इन यहाँ पर इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा। और COOH जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, यानी इसका नाम आ जाएगा 2,5 साइक्लोहेक्सा डाइनओइक एसिड, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम आ जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है, चौथी रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों हम लोग। तो जो चौथी रिएक्शन है दोस्तों वो क्या है, वो है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डी प्लस कार्बोक्सिलेशन, इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, डी मतलब होता है डिलीट, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, मतलब यहाँ पर रिमूव करेंगे, या डिलीट को हम लोग कह सकते हैं रिमूव। तो रिमूव क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 को क्या करने वाले हैं, मेनली यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं। अब वो CO2 दोस्तों चाहे NO2CO3 के फॉर्म में निकले, चाहे H2CO3 के फॉर्म में निकले, चाहे जिस फॉर्म में निकले, हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन हम लोगों ने करवाई हुई है। देखो ये बेंजीन है, यहाँ पर COONA बना हुआ है तो ये हो गया सोडियम, और ये बेंजीन है तो बेंज हो गया, और O8 क्योंकि यहाँ पर ईस्टर आ गया है तो सोडियम बेंजोएट इसका नाम हो जाएगा। जब ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो आप लोगों ने हमेशा एक रिएक्शन पढ़ी होगी, जब क्लास 10th में थे आप, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथेन, तो वहाँ पर सोडा लाइम का यूज़ किया गया था। सोडा लाइम जो होता है वो NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। जब हम लोग उसको मिला करके हीट करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को बेंजीन बन जाती है, और वहाँ पर Na2CO3 जो है वो हम लोगों को अलग मिल जाता है। अगर और इसकी रिएक्शन की बात करें, इसके अगर आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ तो यहाँ पर सोडियम टॉलुएट दिया गया है। देखो यहाँ पर टॉलुइन है तो सोडियम टॉलुएट क्यों हो गया है,
सोडियम क्या है, साल्ट का नाम है तो सोडियम ब्रांच हो गया। ये पूरी टॉल्यूइन रिंग है तो टॉलू हो गया। और यहाँ पर COO है तो ये क्या है, ईस्टर हो जा रहा है तो उसका जो सफिक्स है वो 8 आ जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो जा रहा है सोडियम टॉलूएट हो जा रहा है। तो सोडियम टॉलूएट की जब रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंस में करवाते हैं और वहाँ पर हीट होती है तो वहाँ पर टॉल्यूइन हम लोगों को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो टॉल्यूइन है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और Na यहाँ से मिल रहा है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर NaOH है तो NaO यहाँ से निकल रहा है और Na यहाँ से निकल रहा है, तो Na2 और फिर CO1 2 3, तो Na2CO3 इस प्रकार से यहाँ पर मिल रहा है। तो गाइस ये पूरा इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसमें कंबाइंड होने वाला है, तो Na2CO3 इस प्रकार से मिल जाएगा और यहाँ पर जो ये H बना हुआ है ये H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हम लोगों ने आपको मैकेनिज्म इसलिए नहीं बताई है क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग वीडियो लंबे हो जाने के कारण देखते नहीं, इसलिए कुछ चीज़ें अब हम लोग कट कर रहे हैं और अब हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे वीडियो बनाए जा सकें। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन भी कई तरीके का होता है। तो यहाँ पर सोडा लाइम के साथ हुआ है इसलिए प्रोडक्ट Na2CO3 निकल रहा है। अगर नॉर्मल डीकार्बोक्सिलेशन होता तो वहाँ पर CO2 निकलता है, मतलब डिलीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी वहाँ पर COOH में से केवल CO2 निकल जाता है। मगर यहाँ पर सोडा लाइम के साथ हो रहा है तो सोडा लाइम में पूरा Na2CO3 वापस आएगा। तो ये सोडा लाइम है दोस्तों। तो सोडा लाइम आपके मन में आ रहा होगा कि सोडा लाइम क्या है, तो सोडा लाइम को ही हम लोग NaOH और CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है वही क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन में मदद करता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। तो आप सारी चीज़ों को पॉज कर करके या रोक रोक करके आप अपना नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से आप नोट्स की रिक्वायरमेंट्स, जो नोट्स बने हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं। तो जब तक आप डालेंगे नहीं तब तक हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि जब आपको अहमियत मालूम चलेगी तभी ये सारे नोट्स आपको यूट्यूब चैनल के जो PDF लिंक पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो फिफ्थ रिएक्शन आ रही है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो जा रहा है, हम लोग रिंग में ही क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखो रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। जब भी बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं। एक फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होती है, एक बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होती है। तो जो अभी तक हम लोग रिएक्शन देखते आ रहे थे वो किस पे रिएक्शन देखते आ रहे थे, हमेशा फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन देखते आ रहे थे कि मतलब एल्किल ग्रुप लिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो वहाँ पर क्या बन गया, एसिड बन गया। एल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। उसी प्रकार हम लोगों ने रिडक्शन किया तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एल्कोहल बन गया या एल्केन बन गया। डिकार्बोक्सिलेशन किया तो नॉर्मल बेंजीन बन गया या टॉल्यूइन बन गया। इस प्रकार से अभी तक देखा था। मगर जो अब हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, रिंग सब्स्टिट्यूशन। इस पर हम लोग क्या देखेंगे, रिंग में ही क्या होंगी, रिएक्शंस होंगी। तो रिंग में जो सारी रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी, वो ESR होंगी, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो वह रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट जो यूनिट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, वहाँ पर ESR को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो वहाँ पर आपको वो रिएक्शन वहाँ पर जाके समझनी चाहिए उनकी मैकेनिज्म के सहित, क्योंकि कभी कभी पेपर में 10 नंबर में क्वेश्चन आता है और उनमें जो रिएक्शंस हैं वो मैकेनिज्म के साथ पूछी जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन में देखो हम लोगों ने यहाँ पर एरोमेटिक एसिड यानी इसको हम लोग कहें बेंजोइक एसिड को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। जब हम लोगों ने इसकी HNO3 से रिएक्शन करवाई है तो HNO3 की जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो वहाँ पर प्रेजेंस रहेगी या उपस्थिति रहेगी वो H2SO4 की रहेगी और वहाँ पर हीट दे देंगे। मतलब यहाँ पर बताया ये गया है कि जब हम लोग कोई अच्छा स्टूडेंट है, मान लो ये बेंजोइक एसिड अच्छा है कि स्टूडेंट है, या हम लोग इसको कहते हैं बदतमीज स्टूडेंट है। तो जब बदतमीज स्टूडेंट आता है तो कोई हल्का फुल्का टीचर जाता है तो वह अकेले उसको संभालने में सक्षम नहीं हो रह पाता है, उस पर काबू नहीं पा पाता है। तो उस पर इस प्रकार की प्रक्रिया को या इस प्रकार की रिएक्शन को चलाने के लिए वहाँ पर कोई अच्छा स्ट्रिक्ट टीचर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो यहाँ पर H2SO4 है वो स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में वर्क करेगा। और जब भी H2SO4 आएगा तो गाइस यहाँ पर हमेशा आँख मूंद करके वाटर निकालना है। 90% रिएक्शन पर वहाँ पर वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर H2SO4 और हीट किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये जो HNO3 है वो इस प्रकार से HO सिंगल बॉन्ड NO2 इस प्रकार से आएगा। तो बॉन्ड टूटेगा इधर तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है COOH मेनली।
तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो इधर माइनस और हाइड्रोजन के पास प्लस आएगा। तो ये हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O HOH मतलब H2O बना देंगे। तो H2 हम लोगों ने यहाँ पर बाहर कर दिया है। उसके बाद ये NO2 यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, तो इसका जो नाम आ जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आ जाएगा, जो कि क्या होगा 80% होगा। 20% जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑर्थो और पैरा पर क्या होगा, डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इथाइलिनिक डबल बॉन्ड से रिएक्शन करवाई है। तो जब इथाइलिनिक डबल बॉन्ड से रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब एल्केन लिया हुआ था तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर जब हम लोगों ने डायरेक्ट COOH ग्रुप लिया था, HNO3 की रिएक्शन करवाई थी, तो वहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरीके वर्क कर रहा था। मगर अब यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरीके यहाँ पर चीज़ें वर्क करने वाली हैं। ठीक है, क्यों चीज़ें वर्क करने वाली, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो जो इसकी रिएक्टिविटी है और इसकी भी रिएक्टिविटी है वो बॉन्ड टूटने पे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। इसके कारण जो इसका जो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, जो डायरेक्टिंग ग्रुप पे जो क्षमता होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑर्थो और पैरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बन जाएंगे। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 7 प्रकार की रिएक्शन पढ़ ली हैं। फिर उसके बाद 8वीं प्रकार के रिएक्शन क्या आती है, एसिड हाइलाइट फॉर्मेशन। तो एसिड हाइलाइट फॉर्मेशन कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड को ले लेंगे और वहाँ पर थायोनिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, SOCl2 गैस। ठीक है, SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर तो वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर एसिड हाइलाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो एसिड हाइलाइट बनेगा तो वो किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में भी हम लोग बात आगे करने वाले हैं। या उसके थायोनिल क्लोराइड ले लो या फास्फोरस हाइलाइट ले लो, 2 प्रकार से जो है एसिड हाइलाइट फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो हाइलाइट के जो रिएक्शन है वो 1 मिनट हम आपको देख के बता रहे हैं। हम लोगों ने उस रिएक्शन को पहले कर लिया है। हाँ, तो गाइस देखिए थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन SOCl2 के साथ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन की गई है ना, तो वहाँ पर क्या बन रहा है, केमिकल रिएक्शन पे वहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन हो रहा था। और ये साल्ट क्या है, ये एसिड क्लोराइड है। क्या है ये, एसिड क्लोराइड है, यानी बेंजीन का एसिड क्लोराइड। इसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, यानी बेंजीन का एसिड क्लोराइड यहाँ पर बना हुआ है। तो देखो ये रिएक्शन फिर से रिपीट हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 12th की रिएक्शन फिर आ जा रही है कि बेंजोइक एसिड पे हम लोगों ने PCl5 का रिएक्शन करवाया है। तो जब कहीं पर भी PCl5 आएगा दोस्तों, तो आपको 2 चीज़ें याद करनी है कि वहाँ पर POCl3 और HCl बचने वाला है। तो देखो यहाँ पर Cl थे 5, तो 3 और 1 4 Cl बाहर हो गए हैं, तो बचा कितना Cl 1। P यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो 1 यहाँ पर आ गया, यानी बचा यहाँ पर 1। तो यानी 1 CO बचा और 1 Cl यहाँ से बचा, तो यानी बेंजीन और COCl बच के यहाँ पर आ जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आपको नहीं समझनी है क्योंकि मैकेनिज्म बहुत लेंदी है, आपको दिक्कत आ जाने वाली है। और देखो आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो कितना लंबा हो गया है गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पर वीडियो को जल्दी से ही समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ सारी रिएक्शंस आ जा रही हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हम लोग आपको सारे टॉपिक आपके कंफर्म कराते जा रहे हैं। उसके बाद जो 8वीं रिएक्शन आ रही है वो आ जा रही है ईस्टरिफिकेशन की, क्योंकि 8वीं रिएक्शन क्या 9वीं रिएक्शन है ये, क्योंकि बीच में 3-4 रिएक्शन एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है। ईस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करना। तो ईस्टर बनेगा कब, जब COOR आ जाएगा। तो जहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और या वहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो जब हम लोग या एरोमेटिक जो एसिड्स हैं उनकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, ईस्टर। और ये किस प्रकार का ईस्टर है गाइस, ये एरोमेटिक ईस्टर है। ठीक है, तो मतलब when aromatic acid react with alcohols they formed ईस्टर्स। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग वहाँ पर अपनी थ्योरी लिख सकते हो या अपनी जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हो। अगर हम लोग इसको जो ROH लिया था उसको R की जगह C2H5 कर दिया है और यहाँ पर OH कर दिया है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन हुई है। तो ये देखो C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O हो गया। ये OH था तो यहाँ से H हटा और ये OH के साथ मिलकर के वाटर निकल गया और यहाँ पर C2H5 आ गया, तो OC2H5 यहाँ पर अटैच हो गया। तो जो C2H5 है वो क्या है, एथाइल है। और यहाँ पर ये जो CO आ गया है यानी ईथर आ गया है, यानी ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर 8 हो जाएगा। और बेंजीन है तो बेंज हो जाएगा, तो एथाइल बेंजोएट इसका नाम हो जाएगा। तो अब अगली रिएक्शन आ रही है, ये रिएक्शन आपको याद करनी है, ये 10वीं रिएक्शन है।
सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। किससे? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हाइड्रोजोइक एसिड का आप लोगों को नाम याद रखना है कि N3H ही क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड होता है। तो यह जो यहाँ पर भी प्रेजेंस होती है वो किसकी हो जाती है, H2SO4 की हो जाती है। तो देखो दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रख लेना है, जहाँ कहीं पर भी आप लोग एसिड ले रहे हो वहाँ पर आप लोग प्रेजेंस में H2SO4 या HCl ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन गलत ना हो तो वहाँ पर आप H2SO4 को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर एरोमेटिक एसिड की रिएक्शन यानी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाएंगे तो वहाँ पर आपको एनिलीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एनिलीन। ये एनिलीन है इसका कॉमन नेम। इसको क्या कहते हैं? एमिनो बेंजीन भी कहते हैं। इसको एरोमेटिक एसिड भी कह सकते हो, एरोमेटिक एसिड, या इसको बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि एरोमेटिक एसिड इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोग एरोमेटिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसकी सारी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। और इसको हम लोग बेंजोइक एसिड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही बेंजोइक एसिड होता है। तो अब देखो, पहला टॉल्विक एसिड की जब हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे वहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस आएगी। तो केवल जो चेंजमेंट होंगे वो COOH ग्रुप पर ही होंगे। तो ये COOH यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आएंगी। तो आई होप आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने 10 चीज़ें लगभग समझ ली हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, तो वहाँ पर हम लोग एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पर बेंजोइक एसिड क्या है उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सादर नमस्कार, हार्दिक आभार।